हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि न्यू बैच के वीडियोस लगातार हम बना रहे हैं ताकि आपका न्यू सिलेबस जो न्यू वीडियोस बन रहे हैं ना वो भी फटाफट तरीके से कंप्लीट हो जाए। वैसे तो हमारे पूरा पुराने वाले जो वीडियोस है, जो आपका पूरा सिलेबस है, वो ऑलरेडी हमने सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। तो आप हमारे पहले के जो वीडियोस है, जो व्हाइट बोर्ड के वीडियोस है, उसको आप जरूर से देखिए और पूरा अपने दोस्तों को शेयर करें। आप पूरा पढ़ लोगे ना, जितने भी लेक्चर्स अगर आप देख लोगे, मैं आपको बोल सकता हूं सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग दैट ओल्ड वीडियोस जो हमारे पहले वाले वीडियोस है, एंड साथ ही में जो न्यू बैच के वीडियोस नए तरीके से डिजिटल बोर्ड पे बना रहे हैं, मेहनत करके बना रहे हैं, तो उनको भी जरूर से देखना। और जिन लोगों को नहीं पता कि न्यू बैच चल रहा है, उनको जरूर से शेयर करके बताते रहना। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं 7th स्टैंडर्ड का न्यू बैच में हमारा चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यूअसली चल रहा था कई दिनों से। तो आज हम लाए हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, यानी कि आज ये चैप्टर काफी दिनों से चल रहा था जिसका नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट होने वाला है। तो कई सारी चीजें हमने देखी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्या होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हमने एक लेक्चर में देखा। फिर हमने देखा कैसे उसको ऐड किया जाता है, एक लेक्चर में देखा कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एक लेक्चर में देखा कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी इक्वेशन अगर बनता है वन वेरिएबल को लेके तो कैसे बनता है, और उसके बेस पे कई सारे जो सिंप्लीफिकेशन के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 36 के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 36 भी हम सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग बस एंड तक बने रहना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या होता है इक्वेशन वेरिएबल, ठीक है ना, बेसिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहां से हमारा आज का टॉपिक शुरू हो रहा है। तो पहले हम समझेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। देखो, हम कभी भी कोई इक्वेशन की जब भी बात करते हैं तो वन वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कोई 5 एक नंबर है उसके साथ x लगा दें तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल, इसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। लेकिन अगर इसके साथ कोई भी मैं ऑपरेशंस लगा दूं, ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन, इसको ऑपरेशंस कहते हैं। तो इसके साथ मैं कोई ऑपरेशन लगा दूं और कोई एक टर्म को प्लस कर दूं, लेट सपोज मैं 2 को प्लस कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये एक बाइनोमियल बन गया, ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो ये क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं दैट इज इक्वल टू 8 लिख दूं, इज इक्वल टू मैंने 8 लिख दिया, तो ये क्या बन गया कि दैट पर्टिकुलर वेरिएबल वाला टर्म, यानी कि 5x इसके अंदर वेरिएबल है, इसके साथ कुछ नंबर प्लस हो रहा है और इज इक्वल टू कुछ नंबर है या फिर कुछ वेरिएबल है। तो इस प्रकार का जो चीज बनता है, ऐसे वाला चीज बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्वेशन। और इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मतलब सिर्फ एक x है। एक वेरिएबल मतलब एक ही टाइप का रहेगा, x रहेगा तो पूरे में x रहेगा, y रहेगा तो पूरे में y रहेगा, z रहेगा तो z ही रहेगा, p रहेगा तो p रहेगा, m रहेगा तो m रहेगा, दो नहीं रहेगा। जब आप हायर स्टैंडर्ड जाओगे, 9th वगैरह में जाओगे, तो आपको दो वेरिएबल वाले आएंगे, यानी कि समझ लो कि ऐसा दिया रहेगा 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 18। तो आप देखोगे तो इसमें x भी है, इसमें y भी है, तो दो वेरिएबल हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन ये जो हमें पढ़ना है 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, इसके लिए इसको बोलते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हो हेडिंग भी हमने डाल रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, जो भी हम लोग प्लस माइनस करना सीखे हैं बचपन से वही अप्लाई करना है और कुछ नहीं, बस एक तरीका होता है कैसे करना है। मैं आपको कुछ 4 एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, बेसिक एग्जांपल के थ्रू, एंड फिर सीधा आपको प्रैक्टिस सेट पे लेके चलूंगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं, इसका काम खत्म। बस एक समझाने के लिए मैंने ये चीज समझाया था आपको कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता क्या है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक की। तो लेट सपोज कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस 8 इज इक्वल टू 4। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखा तो आपको एक चीज माइंड में रखना है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर आपको दिख रहा है ऐसे फॉर्म में, इसका मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल है इसका हमें वैल्यू निकालना होता है। यहां पे x है ना, तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहां पे x है तो यहां पे भी x का वैल्यू निकलेगा। यहां पे p वेरिएबल कौन है, यहां पे p, तो यहां पे p का वैल्यू निकलेगा। यहां पे वेरिएबल कौन है, y, तो यहां पे y का वैल्यू निकलेगा। तो जो भी वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे आप देखो, यहां पे x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 है, मुझे चाहिए x का वैल्यू। x का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो ये जो x के साथ में प्लस 8 है, इसको मुझे x के जो पास में है उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो x इधर अकेला बचेगा। तो ये जो प्लस 8 है इसको मैं इक्वल के उस तरफ भेज दूंगा। और आपको मैंने एक चीज बताया था, कोई भी चीज अगर यहां प्रेजेंट है तो प्लस जब उठ के, मतलब प्लस के साथ कोई भी नंबर है, जैसे +5 कोई नंबर है, तो वहां पे जब जाएगा तो ये बन जाएगा -5। वैसे ही -5 अगर यहां पे होता तो वो उधर जाता तो +5 बन जाता। अगर कोई मल्टीप्लाई 5 नंबर होता तो वहां इक्वल के उस तरफ जाएगा, वो जंप करके क्रॉस जाएगा तो वो डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड बाय 5 बन जाएगा। अगर कोई डिवाइड बाय 5 होता इस तरफ तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई बाय 5 बन जाएगा। यानी आपको एक चीज याद रखना है, कौन किसका उल्टा है।
माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, उधर जाके प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, चाहे वो इधर से इधर आए चाहे वो इधर से इधर आए, लेकिन इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो साइन चेंज होता है। साइन चेंज होना मतलब जो अपोजिट साइन है वो लगाना, प्लस का माइनस करना, माइनस का प्लस करना, मल्टीप्लाई का डिवाइड करना, डिवाइड का मल्टीप्लाई करना। ये कंसेप्ट अगर आप याद रख लोगे, जिंदगी भर आप मैथ्स में नहीं डरोगे। जो बच्चे डरते हैं मैथ्स में कि सर हमें इस चीज में कंफ्यूजन आता है, जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंप्लेन नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब यहां देखो बहुत अच्छे समझा रहा हूं, ये x था, अब इसके साथ में है +8, +8 है, अगर मेरे को उसको इक्वल के पास भेजना है तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो ये जो +8 था, ये 4 तो इधर ही है इसके पास, इक्वल के बाजू में 4 तो पहले से लिखा हुआ है, लेकिन ये जो +8 है ये 4 के पास आएगा तो उसने इक्वल को क्रॉस करके आया, यानी इक्वल के अपोजिट साइड गया, तो +8 बन जाएगा -8। ठीक है, +8 क्या बन गया? -8 बन गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 - 8 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 में से 8 गया -4। आपको पता है ना, छोटे में से बड़ा नंबर जाता है तो माइनस में आता है। 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा, लेकिन छोटे में से बड़ा लिखा है ना, 4 - 8 लिखा है, इसके लिए माइनस का साइन आ गया, यानी बड़े नंबर का साइन देना। बड़ा कौन है यहाँ पे? 8 बड़ा है ना, 8 के पास कौन सा साइन है? माइनस है, इसके लिए हमारा आंसर हो गया यहाँ पे x इज इक्वल टू -4। वैसे यहाँ पे देखो क्या करना है यहाँ पे, 4x इज इक्वल टू 16, तो 4 और x जो है ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है। भले यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा नहीं है, लेकिन कभी भी याद रखना, कोई नंबर के साथ कोई वेरिएबल अगर होता है ना, तो इसके और इसके बीच में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है, जो कि हम लिखते नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के साथ हमेशा नंबर चिपका हुआ रहता है, तो ये दोनों एक्चुअल में मल्टीप्लाई में ही होते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का, जो आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, इस दो नंबर के बीच में, यानी एक वेरिएबल और एक नंबर के बीच में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमको पता है कि इनके इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो अगर मुझे x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, मान लो, तो ये जो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उसको 16 के पास भेज दूंगा तो इक्वल को क्रॉस करके गया, तो 4 जो मल्टीप्लाई में था वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू जो 16 था यहाँ पे, 4 क्या हो जाएगा? उसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 16 डिवाइड बाई 4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 हो जा 4, 4 4 जा 16, x इज इक्वल टू 4 आ गया इसका आंसर। बराबर, सिंपल, दिमाग चल रहा है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, p/6 इज इक्वल टू 8, तो यहां पे आप देखोगे तो p के नीचे 6 है, मेरे को p का वैल्यू चाहिए, तो जो नीचे उसके साथ 6 में है उसको इक्वल के उस साइड भेजना पड़ेगा। तो ये p के नीचे 6 है, यानी p डिवाइड बाई 6 है ना, p डिवाइड बाई 6 बोलते हैं, तो डिवाइड बाई 6 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 के साथ वो मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू 8 तो पहले से ही था, 6 डिवाइड था, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया, तो p इज इक्वल टू 8 6 48, ये आ गया हमारा आंसर। इतना ईजी था। वैसे यहां पे देखो, ये हमें y का वैल्यू चाहिए, y के साथ -6 है, -6 को उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, तो 8 + 6 हो गया, तो y इज इक्वल टू 14 आ गया हमारा। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल आने दो, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, बस आपको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि यहां से वहां भेजना है उसको, और जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकलेगा। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। समझ में आ गया? चलो अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा आपको लिए चलता हूं हमारे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स की तरफ। ध्यान देना, मजा आएगा एग्जांपल्स को ऐसे सॉल्व करने में। ठीक है, चलो रेडी हो आप लोग? ओके, चलो सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को। सिंप्लीफाई मतलब वही सॉल्यूशन वगैरह निकालना है। एक यहाँ पे दिया हुआ है टर्म, यानी 3x - 11 - 17x + 13y एंड चूज द राइट आंसर, मतलब इस चीज को सॉल्व करना है और जो भी वैल्यू आएगा इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं क्या करता हूं, सीधा इसको उठा लेता हूं। जो मेन क्वेश्चन है 3x - 11y ब्रैकेट में है, ठीक है, -17x + 13y, इसको उठा लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे ये अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर दूं तो 3x - 11y हो जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -17x, फिर ये माइनस के साथ प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है 13y। ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट में अगर कोई रहता है उसके आगे माइनस रहता है तो कैसे होता है, ठीक है। सॉल्व करते जाओ इसको। जैसे मैंने बोला कि x वाले, याद है पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ऐसे ही किया था, x वाले को साथ में रखो, तो 3x और ये -17x साथ में आ गया। वैसे ये -11y और ये -13y साथ में आ गया। क्या हो जाएगा 3x - 17, 3 में से 17 नहीं जाएगा, 17 में से 3 जाएगा तो 14 बचेगा। बड़ा कौन है 17, इसके लिए माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा -14x। वैसे माइनस माइनस प्लस होता है तो 11 + 13 इज 24, यानी 24y, लेकिन दोनों माइनस है तो एक माइनस डालना पड़ता है, तो ये हो जाएगा -14x - 24y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये दोनों तो प्लस माइनस हो नहीं सकता क्योंकि x और y अलग अलग है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा आंसर है जो सेम आता है। हाँ, एक और काम कर सकते हो, सेम तो नहीं दिख रहा है तो एक और ये काम कर सकते हो। आपको पता है ये 14 है, ये 24 है,
इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। आपको पता है 2 के टेबल में 14 भी आता है, 2 के टेबल में 24 भी आता है। तो अगर आप देखोगे तो मैं ये माइनस का साइन और 2 जो है कॉमन निकाल देता हूं, तो अंदर बचेगा 2 7 14 यानी 7x, और ये माइनस पहले से बाहर निकला हुआ है यानी अंदर प्लस आ जाएगा, और 2 के टेबल में 24 कब आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 जाता है, तो 12y, ठीक है, 12y आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो -2 7x प्लस 12y, दिस विल बी योर आंसर। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करोगे ऑप्शन में कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये पहला वाला तो नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं, चौथा वाला आप देखोगे तो -2 7x प्लस 12y, ये हमारा परफेक्ट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप नीचे लिख देना कि हेंस ऑप्शन नंबर 4 -2 7x प्लस 12y इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी एग्जाम में, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, जो कि आप बहुत इजी होता है, बस उसको सॉल्यूशन निकालो और मैच करके देख लो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक और एग्जाम्पल ऐसे ही है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 23x² y³ z एंड -15x³ y z² इज डैश। मतलब याद है मल्टीप्लीकेशन वाला हमने किया था। देखो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना स्टार्टिंग वाले, जो हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट के कंसेप्ट के ऊपर बेस है। जो अभी मैंने सिखाया ना इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके ऊपर बेस नहीं है ये क्वेश्चंस, जो हमने पहले सीखा हुआ है, इसके पहले के एक दो जो प्रैक्टिस सेट है उसमें सीखा हुआ है, उसके ऊपर बेस है। तो मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं सबसे पहले। 23x² y³ z, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना है किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में ले लेता हूं, मल्टीप्लाई करना है -15x³ y² के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चा, कि कभी भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई होता है, x वाला टर्म x वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 23 है, ठीक है, 23 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -15 के साथ। 23 मल्टीप्लाई बाय -15 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय x वाला x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x² मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है x³, ठीक है। फिर वैसे y³ का मल्टीप्लीकेशन y वाले के टर्म के साथ होगा, यहाँ पे एक ही y है, यहाँ पे z है, z का मल्टीप्लाई हो जाएगा z² के साथ। अब बस सॉल्व कर लो और लिख दो। अब 23 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 23 10 230, 230 तो करके देखता हूं मैं। 23 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। देखो 5 3 15 होता है, 1 कैरी, 5 2 10 11, 0 1 3 3 1 2 2, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 हो जाएगा, 345 आ जाएगा, ठीक है। तो 345 कहाँ आ रहा है ऑप्शन में, अगर आप देखोगे तो ये 345 ये 345 है। मतलब इससे पता चल गया कि ये और ये तो आंसर हमारे नहीं होने वाले, ये और ये हमारे आंसर बिल्कुल नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब ये आंसर है या तो ये आंसर है, दिमाग चलता है हमारा। लेकिन आप देखोगे 23 मल्टीप्लाई में -15 लिखा है, तो मतलब यहाँ पे हमारा आएगा -345। तो हमें आंसर तो डायरेक्टली मिल गया क्या, कि -345, दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। हम लोग को सिर्फ ऑप्शन चूज करना था, सॉल्व करके नहीं दिखाना था। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन मैं आप लोग के लिए यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ कि देखो पूरा आंसर वही आएगा। देखो ये आ गया -345। अब x² मल्टीप्लाई बाय x³, आपको पता है ना, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n, यानी 2 + 3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई मतलब को डायरेक्ट या फिर एक स्टेप बढ़ा देता हूं चलो आपके लिए, मल्टीप्लाई बाय x⁻2 2 + 3 हो जाएगा 5। पता है ना, ये इंडाइसेस में हमने सीखा था। मल्टीप्लाई बाय y³ इंटू y का रेस टू कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, बराबर। y का कुछ नहीं है मतलब 1, तो 3 + 1 4, तो y⁻4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय z के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो z1⁻2 मल्टीप्लाई बाय z⁻2, तो 1 + 2 इज 3, मतलब z का क्यूब। इसको अगर मैं सीधा लिख दूं तो -345 x⁻5 y⁻4 z⁻3, खत्म कहानी। क्या ये सेम आ रहा है, -345 x⁻5 y⁻4 z⁻3, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत मजा आ रहा होगा। जरूर से लाइक और फटाफट से अच्छा कॉमेंट कर दो, ठीक है, कर दोगे। चलो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे आ गया असली क्वेश्चन, जो हमने अभी आपको सिखाया था इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला। तो यहाँ पे इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जो कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे अभी शुरुआत में, वो हम लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलो कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो यहाँ पे दिया है 4x + 1/2 इज इक्वल टू 9/2। हमको चाहिए x ना, तो सबसे पहले दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 4x है, जब +1/2 है, तो सबसे पहले इस +1/2 को 9/2 के पास भेज दूंगा। तो 4x इज इक्वल टू ये जो 9/2 था, ये +1/2 उधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, करो। 4x इज इक्वल टू, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं, नीचे दोनों में 2 है, कॉमन हो जाएगा 2। आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ऊपर वाला प्लस या फिर माइनस डायरेक्टली हो सकता है। तो ये 9 - 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 9 - 1 होता है 8/2, ठीक है। देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 8/2 कितना होता है, 8 को 2 से डिवाइड करो तो 2 4 = 8 होता है। तो 4x इज इक्वल टू 4 आ गया। हमको चाहिए x का वैल्यू, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 4 उधर ही है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय x है, यानी ये 4 अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो वो 4 के नीचे आ जाएगा 4,
बराबर। तो देयरफॉर 4 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, x इज इक्वल टू 1 होता है। क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 4 1, ऊपर नीचे सेम है ना, तो कट जाएगा तो 1 आएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने x का वैल्यू निकाल दिया। आप देख सकते हो कितना ईजी है। मतलब अगर आप लोग तो अभी चलो छोटे हो, 7th स्टैंडर्ड में हो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़े। हम जब बड़े हो जाते हैं और प्रैक्टिस करने लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो ये सब चीज हम देखते हैं तो आंख बंद करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना इजीएस्ट होता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा ये हार्ड है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है। बस दिमाग लगना चाहिए कि इंडिविजुअली सोचना है आपको कि आपको मेन क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू। तो आपको सबसे पहले जहां शिफ्टिंग कर सकते हो, नंबर्स को काट के सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया। अब इसको मेनली एक्स निकालना था, तो यहां पे 4 है, उसके साथ 4 को भी उधर भेज दो, तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। वैसे यहां पे देखो n इज इक्वल टू 2y प्लस 10, हमारा मकसद क्या है, y का वैल्यू निकालना। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो 10 है, बराबर 10 इधर है, ये जो ये एक स्टेप बढ़ा देता हूं, चलो 2y प्लस 5 लिखा हुआ है, बराबर। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 10 इधर पे पहले से ही है, बराबर। देयरफॉर लिख देता हूं 10 इधर पे पहले से ही है। ये जो प्लस 5 है, इसको मैं इक्वल के इस साइड लाऊंगा, यानी 10 के पास लाऊंगा, तो प्लस 5 क्या बन जाएगा, माइनस 5 बन जाएगा। और ये इज इक्वल टू 2y, वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 2y पहले से ही उस तरफ था, बस हमने क्या किया, प्लस 5 को उठा के 10 के पास लाया, तो प्लस 5 का माइनस 5 बन गया। अब 10 में से 5 गया, कितना बचता है, 5 बचता है, इज इक्वल टू 2y, बराबर। इसको सीधा कर दो, सीधा मतलब 2y इज इक्वल टू 5 लिख दो, y इज इक्वल टू 2y। अभी देखो 4x इज इक्वल टू 4x लिखो, तो ये वाला 4x पहले इस साइड लिख दो या फिर ये वाला लिख दो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। तो उसी प्रकार, ठीक है ना, तो 2y 5 इज इक्वल टू 2y था, पहले मैंने 2y लिखा, इज इक्वल टू 5 लिखा, क्या फर्क पड़ा, बस हम लोग ने घुमा दिया उसको, थोड़ा रोटेट कर दिया, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालना है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5 पहले से ही था, ये 2 और y मल्टीप्लाई में है, तो 2 को 5 के पास भेज दूंगा तो डिवाइड आ जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 2, तो देयरफॉर 5 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2.5, बराबर। 5 में से 5 को 2 से डिवाइड कर लो तो 2.5 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है, बेसिक डिवीजन है, वो तो आप कर सकते हो। तो 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो आ गया। क्लियर, इजी था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 5m माइनस 4 इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये 5m माइनस 4 इज इक्वल टू 1 सेम टू सेम लिख दिया एक बार। अब ये 5m है, ठीक है, 5m है, माइनस 4 मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे माइनस 4 को मैं 1 के पास भेज दूंगा, तो ये 1 पहले से ही था, माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो गया। तो 5m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 इज 5, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5m इज इक्वल टू 5 हो गया, हमें m का वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू, ये 5 पहले से उधर था, ये 5 मल्टीप्लाई बाय m है, लेकिन m ये 5 को मुझे उधर भेजना है, तो उधर भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई जो है डिवाइड में चले जाएगा, यानी 5 डिवाइड बाय 5 हो गया। तो देयरफॉर m का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5 इज नथिंग बट 1, तो m का वैल्यू आ गया 1, खत्म कहानी। यहां देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन घबराना नहीं। देखो 6x है, बराबर बराबर 6x है माइनस 1, चलो एक बार लिख देता हूं पूरा, वैसे आप नहीं लिखोगे पहला स्टेप तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6x है, ये 3x जो है ये क्या है, 3x के आगे, मतलब कभी भी नंबर के पहले होता है उसका सिंबल, तो 3x के पहले कुछ लिखा है क्या, ऐसा प्लस माइनस नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है मतलब क्या है, वो पॉजिटिव ही है। अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस लिखा होता, लेकिन ये पॉजिटिव ही है क्योंकि लिखा नहीं, तो 3x पॉजिटिव है। ये 3x को मैं इक्वल के इस साइड लाऊंगा, यानी 6x के पास लाऊंगा, तो ये जो प्लस 3x है ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। इज इक्वल टू लिख दिया मैंने, ये प्लस 8 पहले से उधर था, देखो इक्वल के इस साइड 8 तो पहले से ही है ना, प्लस 8 मतलब 8 ही होता है ना, और ये माइनस 1 जो था उसको मैं 8 के पास लाऊंगा, तो ये माइनस 1 उठ के आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इन शॉर्ट ये 3x वाले को इधर लाया और माइनस 1 को उधर भेज दिया, मतलब x वाले को एक तरफ कर दिया, नंबर वाले को एक तरफ कर दिया, ठीक है। तो 6x में से 3x निकाल दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 6x में से 3x गया 3x बचेगा, 6 में से 3 गया 3x बचेगा, इज इक्वल टू 8 प्लस 1 होता है 9। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय x है, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड बाय में चला जाएगा, मतलब डिवाइड में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई बिकम डिवाइड्स ऑन गोइंग द अपोजिट साइड, तो x इज इक्वल टू 9/3, आपको पता ही है x का वैल्यू आ जाएगा 3 3 जा 9 होता है, मतलब 3 के टेबल में 3 बार में 9 आता है, तो x इज इक्वल टू 3, ठीक है। पता है ना कैसे करते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 3/1 इज 3, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बच्चा सॉल्व किया जाता है। चलो और भी एग्जांपल्स है ऐसे, देखो यहाँ पे, अब देखो कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखेगा ना, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेना। देखो 2 है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 2, क्या करोगे अगला स्टेप में, ये अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 इज माइनस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 2। कुछ नहीं करना अगले स्टेप में, यहाँ पे देखो जैसे आपको मैंने बताया था कि क्या करना है आपको, x वाले को एक तरफ करो और नंबर वाले को एक तरफ करो। देखो यहाँ पे 2x है, ठीक है, इस 4x को उठा के इधर लाऊंगा तो ये माइनस 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस 2 उधर ही है, माइनस 8 को उठा के उधर लाऊंगा तो प्लस 8 हो जाएगा, बराबर। 2x में से 4x गया, कितना बचेगा, माइनस 2x बचेगा, बराबर है कि नहीं।
छोटे में से बड़ा जा रहा है ना, तो -2x बचेगा इज इक्वल टू 2 + 8 होता है 10। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 और डिवाइड बाय -2, यानी कि ये एक्चुअल में ऐसा दिखेगा, x इज इक्वल टू माइनस कभी भी बीच में लेना होता है, -10/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, -5/1 इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया है। इस तरीके से हमने x का वैल्यू -5 निकाल दिया। कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम करना है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, पहले ऊपर का क्वेश्चन लिख दो सेम टू सेम। अब देखो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5 × x 5x, 5 × +1 इज +5 इज इक्वल टू 74। ये +5 मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं उसको उधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 74 पहले से ही था, ये +5 का -5 हो जाएगा, +5 का उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 5x इज इक्वल टू 74 - 5, तो 74 में से 5 क्या कितना बचेगा भाई, 69 बचेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 69/5। आप 69 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि क्या मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया क्वेश्चन लिखने में, क्योंकि 69 से तो 5 डिवाइड नहीं होगा, ये तो हम लोग को बेसिक मतलब सेंस है, उतना तो हमको भी मालूम है। ठीक है, तो मैं रुक जाऊं, मेरे को एक बार क्रॉस चेक कर लेने दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यस 69/5 इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा आंसर ही है, मतलब ये और डिवाइड नहीं हो सकता। 69 5 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो ये रुक जाना है, मतलब यही हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन भी परफेक्ट था, हमने सॉल्व भी परफेक्टली कर लिया। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरीके से। 4 नहीं, कौन सा क्वेश्चन 3 था, तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें जाएंगे हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है यहाँ पे, चलो फटाफट से, क्या बोल रहा है, राकेश एज इज लेस देन सानिया एज बाय 5 ईयर। यानी राकेश का जो एज है, राकेश का जो उम्र होगा वो सानिया के उम्र से 5 साल कम है, यानी कम है। क्या बोल रहा है, लेस देन सानिया का जो भी एज होगा, मान लो सानिया 20 साल की है, तो वो राकेश उससे 5 साल कम यानी 15 साल का होगा, एक ऐसा मान के चलते हैं। द सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि अगर उन दोनों के जो सम होंगे यानी एज होंगे, उन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 27 आएगा। तो हमें बताओ कि उन दोनों का उम्र कितना है। तो सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि राकेश का एज मुझे पता नहीं है, तो मैं मान लूंगा लेट द राकेश एज, हम लोग ऐसा मानेंगे कि लेट द राकेश एज इज x ईयर्स, मतलब राकेश का जो एज है वो x है, ऐसा मैंने मान लिया। तो उसके हिसाब से सानिया का एज कितना हो जाएगा, अगर राकेश का x है तो सानिया का कितना हो जाएगा। तो देयरफॉर सानिया का जो एज है वो क्या हो जाएगा, x, जो भी राकेश का एज है उससे सानिया को क्या होगी, 5 साल बड़ी होगी, क्योंकि जब राकेश का कम है तो सानिया बड़ी है ना, तो ऑब्वियसली सानिया का जो एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x + 5 ईयर। ठीक है, समझा ये चीज, बहुत बेसिक चीज है, समझ में आया ना। राकेश छोटा है ना, तो सानिया का जो एज होगा वो राकेश से 5 साल बड़ी है, तो राकेश का एज x है तो सानिया उससे 5 साल बड़ी, यानी x + 5 हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज, बहुत सिंपल है। चलो अब मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या बोलता है कंडीशन हमारा, कि जो ये है सम ऑफ देयर एज है, सम ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 27 ईयर। मतलब हमें पता है कि अगर उन दोनों के एज को मैं प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो राकेश का जो एज है वो x है और सानिया का जो एज है वो है x + 5, यानी इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो 27 आएगा। तो ये बन गया इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x + x + 5 इज इक्वल टू 27। तो x + x 2x बराबर, ये +5 को 27 के पास भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 27 + 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 27 में से 5 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो 2x इज इक्वल टू 22 आया। देयरफॉर हमको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू 22 तो है यहाँ पे, लेकिन ये 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई में है उसको 22 के पास भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 22 के नीचे आ जाएगा 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो 2 × 1 = 2 होता है और 2 × 11 = 22 होता है, तो x इज इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 11 ईयर्स। ठीक है, या फिर सिंपली ऐसा लिखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 11 आ गया। लेकिन x को हमने क्या माना था, x क्या है, राकेश एज है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर राकेश का जो एज है, x को हमने क्या माना था, x कौन है, राकेश का एज है, तो देयरफॉर राकेश एज इज इक्वल टू 11 ईयर्स। ठीक है, राकेश का एज कितना है, 11 ईयर। समझा ये चीज, ओके। दूसरा कौन है, दूसरा है सानिया, तो देयरफॉर सानिया का एज भी निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर सानिया का जो एज होगा, सानियास एज इज इक्वल टू क्या है, x + 5। तो x + 5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x है मेरा 11 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 16 साल, 16 ईयर इसका उम्र है।
सानिया का। तो ऑब्वियसली राकेश 11 साल का है और सानिया उससे 5 साल बड़ी है, 16 साल। खत्म कहानी। कितना इजी था। तो इस तरीके से हमने दोनों इंसान का, राकेश का भी और सानिया का जो एज है वो बड़ी आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हो हमने निकाल दिया। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा। बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ईजी होते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ना, देखो बड़े क्वेश्चन है ये। व्हेन प्लांटिंग ए फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को प्लांट कर रहा है, द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज प्लांटेड वाज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज। यानी एक जंगल है, उसमें जाम्बुल का ट्रीज को उगाया जा रहा है, प्लांट किया जा रहा है, और अशोक ट्री भी प्लांट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा बोला गया है कि जो जाम्बुल ट्री है ना, उसका तादाद ज्यादा है, यानी जाम्बुल ट्री का जो प्लांटेशन है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द अशोका ट्री बाय 60। यानी कि जितना भी अशोका ट्री होगा उससे 60 ज्यादा होगा कौन सा, जाम्बुल ट्री होगा। इफ देयर आर ऑल टुगेदर 200 ट्री, यानी कुल मिला के कितने पेड़ है, 200 पेड़ है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी जाम्बुल ट्रीज वेयर प्लांटेड, यानी जाम्बुल ट्री का काउंट हमें पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे पता नहीं है कि जाम्बुल ट्री कितना है या फिर अशोका ट्री कितना है, ये हमको पता है क्या, नहीं पता। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट करके मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री, लेट द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री इज इक्वल टू एक्स। हमने ऐसा मान लिया कि जो जाम्बुल ट्री जो प्लांट हुए होंगे वो कितने हैं, एक्स है। अब जाम्बुल ट्री से क्या है, द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री प्लांटेड वाज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अशोका ट्री बाय 60। यानी अशोका का जो पेड़ है, अशोका का जो पेड़ है उससे ज्यादा है जाम्बुल ट्री। तो मैं, अगर मेरे को कोई पूछता है कि नंबर ऑफ अशोका ट्री कितना आएगा, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर नंबर ऑफ अशोका ट्री कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जाम्बुल से वो क्या है, जाम्बुल जो है उससे 60 ज्यादा है। तो जाम्बुल ज्यादा है, अशोका कम है, तो अशोका का निकालना है, मतलब जाम्बुल से वो 60 कम होगा। तो जाम्बुल का कितना है, एक्स है, तो उससे 60 कम यानी -60। तो x -60 कौन होगा, अशोका होगा। समझ में आया, बहुत कॉमन सा दिमाग लगाया हमने कि हमको पता है कि जो जाम्बुल है वो ज्यादा है किससे, अशोका से। तो जब हमने मान लिया कि जाम्बुल x है तो अशोका कितना होगा, 60। अशोका कितना होगा, 60 उससे कम, क्योंकि ये 60 ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, 60 कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली x -60 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अशोका ट्री मिल जाएगा। ये कॉमन मैथ्स है, इसको बोलते हैं मैथ्स का कंसेप्ट दिमाग लगाना, और कुछ नहीं। बस यही चीज अगर आप कर लोगे तो पूरा आपका सिंपल हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिलाऊंगा तो 200 होता है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ऐसा लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या बोलता है, टोटल 200 ट्रीज आर देयर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा, मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री प्लस नंबर ऑफ अशोका ट्री, बराबर, अशोका ट्री। और ये दोनों को मिला के क्या है, 200 है। समझ में आ रहा है, दोनों को मिला के क्या है, 200। तो नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री x है, अशोका ट्री x -60 है, और इन दोनों को मिलाऊंगा तो 200 है। समझ में आया, ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना ईजी है यार, इससे सिंपल कुछ चीज हो सकती है क्या, बताओ मुझे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लूं, ब्रैकेट ओपन कर लूंगा तो x प्लस x -60 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। सॉल्व करूंगा तो x प्लस x होता है 2x -60 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। -60 को 200 के पास भेज दूंगा तो +60 वहां हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 60 हो जाएगा, बराबर। -60 उस साइड गया तो +60 हो गया, तो 200 इज इक्वल टू, सॉरी 2x इज इक्वल टू, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 200 प्लस 60 यानी 260। हमें चाहिए यहाँ पे x का वैल्यू, देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, बराबर। तो x इज इक्वल टू, ये 260 था, ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, अब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर लो तो 2 1 2, 2 1 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 0 0 मतलब 130। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 130 आ गया। x क्या माना है हमने, x का वैल्यू 130 आ गया। लेकिन x हमने क्या माना है, अगर आप देखोगे तो हमने जाम्बुल ट्री को x माना है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री प्लांटेड, नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री प्लांटेड कितने हैं, 130 ट्री कौन है, जाम्बुल के हैं। और उसी प्रकार जो क्वेश्चन था नंबर ऑफ अशोका ट्री, ठीक है, नंबर ऑफ अशोका ट्री प्लांटेड, अशोका ट्री प्लांटेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x -60। तो x -60 मतलब कितना, x है मेरा 130, ठीक है, तो देयरफॉर 130 - 60 कितना हो जाता है, 130 में से 60 माइनस कर दो 70 हो जाता है। तो देयरफॉर आ गया इसका आंसर 73।
ठीक है, तो जाम्बुल ट्री 130 है और उससे 60 कम अशोका ट्री 70 पेड़ है। समझ में आया? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप देखोगे लेंथी भी नहीं है, लेकिन बस आपका दिमाग लगना चाहिए कि किस तरीके से आपको आंसर निकालना है, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर जो है निकलता है। समझ में आ गया? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो वैसे तो सिर्फ और सिर्फ जाम्बुल ही पूछा था, तो जाम्बुल हमने 130 निकाल दिया, लेकिन अगर बाई चांस आगे जाके अशोका ट्री पूछता तो अशोका भी निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्या यहां पे बोल रहा हुआ है। देखो समझो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, शुभांगी हैज ट्वाइस एज मेनी 20 रुपी नोट। शुभांगी एक लड़की है, अब उसके पास क्या है, ट्वाइस एज मेनी 20 रुपीज नोट एज शी हैज 50 रुपीज नोट। मतलब जो भी उसके पास 50 रुपए का नोट है, जितने नंबर ऑफ 50 रुपए नोट है, उसका डबल नोट 20 रुपए का है उसके पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, मान लो उसके पास 50 रुपए का नोट है 10, ठीक है, उसके पास 50 रुपए का नोट कितना है, 10 है, लेकिन जो 20 रुपए का जो नोट होगा उसके पास वो उसका डबल है। तो उसका डबल मतलब कितना, ट्वाइस एज मेनी, यानी 50 रुपए का नोट उसके पास 10 थे, तो 10 का डबल होता है 20, तो 20 होंगे उसके पास 20 रुपए के नोट। इस प्रकार से ऐसा कंसेप्ट है, ये एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं आपको समझाने के लिए। ऑल टुगेदर शी हैज 2700 रुपीज, यानी इन दोनों को मैं अगर प्लस करूं, जैसे ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 500 रुपया हो गया ये, और ये 20 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 400 रुपया हो गया, तो कुल मिला के होता है 900 रुपया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है कि अगर इन दोनों का हम लोग कॉस्ट मिलाएंगे तो 2700 रुपया होता है। मतलब ऑब्वियसली जो नोट होंगे वो काफी ज्यादा होंगे। तो इस प्रकार से हमें सोचना है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी 50 रुपीज नोट्स शी है, मानी 50 रुपए का नोट उसके पास कितना है, ये हम लोग को कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि उसके पास 50 रुपए का नोट कितना है। तो हम ले लेते हैं लेट शी हैव, या फिर लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट शी हैव बी एक्स। लेट शी हैव नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू एक्स। मतलब ऐसा मान लिया कि 50 रुपए का नोट उसके पास एक्स है, मतलब 50 होंगे 20 होंगे जो भी होंगे, हमने मान लिया एक्स है। तो 50 रुपए के नोट उसके पास एक्स है। तो जो नंबर ऑफ 20 रुपया नोट होगा, नंबर ऑफ 20 रुपीज जो नोट होगा वो क्या होगा, डबल उसका। तो x जो है वो 50 रुपए का नोट का नंबर है, तो 20 रुपए का कितना है उसका, ट्वाइस मतलब डबल, यानी ये हो जाएगा 2x। समझा ये चीज? बहुत मामूली सा था कि भाई 50 रुपए का नोट उसके पास x है, तो 20 रुपए का नोट कितना हो जाएगा, 2x। ऐसा क्वेश्चन में हमें बोल रखा है। ठीक है, अब ऑल टुगेदर उसके पास कितना है, 2700 रुपया है। ठीक है, ऑल टुगेदर कितना है उसके पास, 27 रुपया। तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब आपको एक चीज समझना होगा, क्या समझना होगा, जो 50 रुपए का जो नोट था, 50 रुपीज जो नोट था, ठीक है, उसके पास कितना है, x है। ठीक है, और अगर मैं ऐड करूं 20 रुपए का नोट जो कि उसके पास कितना है, 2x है। समझ में आ रहा है? 50 रुपए का नोट उसके पास x है, 20 रुपए का नोट उसके पास 2x है, और इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा, तो वो होता है इक्वल टू, पूरा पैसा कितना है उसके पास, 2700 रुपया। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। हमने कंडीशन बना दिया। अब कंडीशन एक बार बन जाता है, यही सबसे डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यही सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो इसको सॉल्व करना तो बहुत बच्चों का खेल है, ये आपने भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, देखो 50 रुपीज नोट मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 20 रुपीज का नोट मल्टीप्लाई बाय 2x, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 40x। या फिर एक स्टेप और बढ़ा तो ऐसा लिखो, 20 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 2700। एक स्टेप और लिख दो, तो 50x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40x इज इक्वल टू 2700। अब बस इसको सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिकली इसका आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो 50 प्लस 40 होता है कितना, 90x इज इक्वल टू 2700। हमको चाहिए x का वैल्यू, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2700, और ये 90 डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाय 90 हो जाएगा, 0 0 गेट्स कैंसल, 9 1 9, 9 3 27, और ये 0 कट करके 0 आ गया। तो देयरफॉर हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 30। ठीक है, लेकिन क्या माना था x को हमने, x हमने माना था शी हैव नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज x। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 50 रुपीज नोट शी हैव कितना, 30 इज इक्वल टू 30। मतलब 30 नोट ऐसा है जो उसके पास 50 रुपए का, और कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ इतना ही पूछा था 50 रुपए के कितने नोट है, 50 रुपए के उसके पास 30 नोट है।
ठीक है। तो 30 नोट 50 रुपए के, अगर आपको एक क्वेश्चन आगे एक्स्ट्रा पूछता, जैसे मैं आपको एक एक्स्ट्रा भी बता देता हूं, जैसे मान लो एक्स्ट्रा कुछ पूछता तो आपको बोलता 20 रुपए के नोट निकालो, तो 20 रुपए के नोट कितने, 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x कर दो 20 रुपीज नोट के लिए, 20 रुपीज, एक सेकेंड ऐसा लिखो, फॉर 20 रुपीज नोट कितना है, 2x है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 30 है, जो कि हो जाएगा कितना, 60। तो 60 नोट कितना है, ये नोट लिखो यहाँ पे, ठीक है, 60 नोट 20 रुपए के, तो 60 नोट 20 के हिसाब से हो गया 1200, और 30 नोट 50 के हिसाब से हो गया 1500, तो 1500 प्लस 1200 होता है 2700, देखो आ गया आंसर 2700, ठीक है। बट ये चीज पूछा नहीं था, ये हमने अपने मन से आपको करा दिया एक्स्ट्रा, कि अगर बाई चांस फ्यूचर में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको भी कर पाओगे, बड़ी आसानी से कर पाओगे। समझ में आ गया? तो चलो फिर एक आखिरी एग्जाम्पल है, क्या लगता है इसको होमवर्क देना सही रहेगा कि मैं करा दूं? ठीक है, इसको होमवर्क देना सही रहेगा कि मैं करा दूं? चलो कुछ दिक्कत नहीं है, मैं फटाफट करा देता हूं, लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा बन गया, लेकिन फिर भी हम फटाफट से कराएंगे। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ो। विराट मेड ट्वाइस एज मेनी रन एज रोहित, मतलब रोहित ने जितना रन बनाया होगा उसका डबल किसने बनाया, विराट ने। मतलब अगर रोहित ने 50 रन बनाया तो रोहित ने 100 रन बनाया। द टोटल नंबर ऑफ देयर स्कोर इज 2 लेस देन ए डबल सेंचुरी, मतलब जो उन दोनों का टोटल प्लस करेंगे तो डबल सेंचुरी मतलब 200 से 2 कम है। हाउ मेनी रन्स डिड ईच ऑफ देम मेक, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट कि विराट ने इतना रन बनाया और रोहित ने इतना रन बनाया, ठीक है। तो लेट द रन मेड बाय रोहित, लेट द रन मेड बाय रोहित इज इक्वल टू एक्स। रोहित ने एक्स बनाया होगा तो विराट ने कितना बनाया, उसका डबल, यानी विराट ने, देयरफॉर विराट्स रन इज इक्वल टू 2x, का अगर x है तो इसका 2x हो जाएगा, और हमको पता है कि इन दोनों का जो एडिशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोलता है, उनका कंडीशन ये है कि उन दोनों का जो टोटल है, यानी कि x रोहित का रन प्लस विराट का रन, इन दोनों का जो टोटल है वो डबल सेंचुरी से 2 कम है, यानी 200 में से 2 कम, यानी 200 माइनस 2। तो x प्लस 2x कितना होता है, सॉल्व करो, x प्लस 2x होता है 3x इज इक्वल टू 200 में से 2 गया 198, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 198, 3 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, 3 1 3, 3 6 18, 3 6 18, तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 66। x कौन है, x कौन है बच्चा, x मेरा है रोहित का रन, तो देयरफॉर रोहित रन इज इक्वल टू 66, एंड हमको 66 रन हो गया, और हमको अगर विराट का चाहिए तो विराट ने कितना स्कोर किया होगा, 2x, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 66 है ना x का वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 66, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 12, 13, 132 रन विराट ने बनाया और रोहित ने 66 रन बनाया, इन दोनों को प्लस करोगे तो 198 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़े आसानी से हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और आप देख सकते हो इसी के साथ ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 36 था इसको हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पे होता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं हमारे साथ पढ़ के आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ गया होगा, और पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।